सो ये हम लोग का आज का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन रहेगा मोशन के बारे में। तो हम लोग बोले कि सही मायने में हम लोग अब फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज अभी तक जो भी था हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, बेसिक मैथमेटिक्स, जो जिसके वजह से हम लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इजी आएगा, बना पाएंगे इजीली। करेक्ट। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जो अभी हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे इसमें थ्योरी कम और न्यूमेरिकल ज़्यादा सॉल्व करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है फिजिक्स में वो आता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपका फिजिक्स का अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर सबसे कहीं अगर दिक्कत वाली प्रॉब्लम आती है तो वो है लैंग्वेज प्रॉब्लम। बिकॉज हम सब लोगों की ये कमजोरी है इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज के वजह से क्वेश्चन जल्दी समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अगर वही क्वेश्चन अगर हिंदी में आपको आराम से समझा के कह दें तो क्वेश्चन आप कर लोगे, बट लैंग्वेज के वजह से आप क्वेश्चन नहीं कर पाते। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन करने, ताकि आप लैंग्वेज समझ सकिए कि लैंग्वेज पूछा कैसे जाता है, लैंग्वेज का मतलब क्या है। करेक्ट। तो जो भी आपको होमवर्क मिलता है आप होमवर्क प्लीज कंप्लीट करिए, क्योंकि अगर आपने होमवर्क मिस किया है तो फिर शायद आप न्यूमेरिकल से हाथ धो बैठोगे और फिजिक्स, न्यूमेरिकल क्या फिजिक्स से ही छोड़ दोगे आप। तो होमवर्क जरूर करिए। चलिए आते हैं बैक टू द टॉपिक। फिजिक्स में हम लोग इंटर कर चुके हैं और पहला टॉपिक है हमारा मोशन। मोशन पढ़ने से पहले मैं आपको फिजिक्स का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन बता दूं कि ये जो मोशन है ये हमारा पार्ट है किसका, मैकेनिक्स का। आप लोग बहुत सुनते आ रहे होंगे कि मैकेनिक्स मैकेनिक्स मैकेनिक्स, तो यही है मैकेनिक्स, है ना, नाम है इसका मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है? वैसे देखिए हमारे जो सिलेबस में है वो पूरा हम लोग 11th में मैकेनिक्स कंप्लीट करेंगे, है ना। 11th के चैप्टर में जितना भी मैकेनिक्स का टॉपिक है ये सारा 11th में मैकेनिक्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक बच जाएगा थर्मोडायनेमिक्स। तो अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो इसका जो डिविजन है कुछ इसी तरह से है। मैकेनिक्स के बाद आ जाता है थर्मोडायनेमिक्स, है ना। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, टेम्परेचर की वजह से जो भी मोशन होगा पार्टिकल्स के उसके बारे में हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। एंड देन या हाँ जी NA थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा MIMC लिख दिया गया, थर्मोडायनेमिक्स। हाँ ठीक है, थैंक यू। एंड नेक्स्ट जो आएगा इसके बाद जिसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है ये हम लोग चले जाएंगे 12th में। और इलेक्ट्रो मतलब लग रहा है चार्ज है, तो चार्ज के बारे में ये जो भी है इसका डायनेमिक्स ये हम लोग पढ़ेंगे 12th में। और एक बह जाता है ऑप्टिक्स, जिसका किसी भी डायनेमिक्स से कोई मतलब नहीं है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे 12th। तो मैं आपको सिलेबस नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको यही बता रहा हूँ कि ये हर बार जो ऑब्जेक्ट के लास्ट में देखिए आ रहा है डायनेमिक्स, यहाँ पर भी आ गया है डायनेमिक्स। ये डायनेमिक्स होता क्या है, व्हाट डू मीन बाय डायनेमिक्स, है ना। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इन सारे वर्ड्स का कोई मतलब होता है। तो फिजिक्स को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे सिंपल में तो फिजिक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, कोई अनम्यूट करके बोले व्हाट इज फिजिक्स। The branch of physics which deals with the study of motion. नहीं, क्या सिर्फ मोशन के स्टडी को ही फिजिक्स कहते हैं? And Study its of natural phenomena is known as physics. ठीक है, It is a branch थोड़ा of science in which we study about nature and the law of nature is called physics. हाँ सर चैट बॉक्स। हाँ, स्टडी ऑफ फेनोमेना, एवरीथिंग इज फिजिक्स। दीक्षा ये भी ठीक है, एवरीथिंग इज फिजिक्स, द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फेनोमेना। हाँ ठीक है। सो कुल मिला जुला करके जो कॉमन डेफिनेशन आया उनके बीच में, देन द फोर्स बिटवीन देम इज k q1 q2 by r स्क्वायर अदर। ये सब देखिए ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन क्लास के बीच में मत पूछा करिए, वो आप अलग से पूछ लिया करिए। हम पढ़ा कुछ और रहे, पूछ कुछ और रहे हो। अब ये k q1 q2 by r स्क्वायर कहाँ से आ गया, यही प्रॉब्लम होती है। चल रहा है फिजिक्स, पूछोगे बायोलॉजी,
क्वेश्चन देंगे फिजिक्स का, सॉल्व करके लाओगे बायोलॉजी। ये यार ऐसे नहीं चलेगा यार। अभी आप कंसंट्रेट करो इधर, आप ध्यान लगा रहे हो कहीं और। मुझे आता है, डोंट वरी अबाउट दैट, मैं आपको बता दूंगा। तो कॉमन यहां से डिफिनेशन यही निकल के आया कि स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल फिनोमेना एंड लॉज ऑफ नेचर। ये जो लॉज ऑफ नेचर है, ये जो लॉज ऑफ नेचर है, क्या भगवान ने लिख के दिया है या नेचर ने लिख के दिया है कि ये लॉ पढ़ लो ना? ऐसा तो है नहीं। ये लॉज बनाता कौन है? लॉज बनाते हैं हम लोग, लॉज बनाते हैं साइंटिस्ट। और लॉ किसको बोलते हैं? लॉ मतलब जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं लॉ। अगर कोई भी पहले अगर आप इन्वेंशन करते हैं, जैसे आपके दिमाग में थॉट आया कि नहीं ये चीज ऐसे हो रहा है, इसके पीछे का कारण ये है, तो उसको हम लोग बोलते हैं। जब लोग इसको मानने लगे कि नहीं हर एक चीज इनके कहने के द्वारा ही हो रहा है, तो बाद में धीरे धीरे वो लॉ के रूप में आ जाता है। तो बेसिकली फिजिक्स इज अबाउट द स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना एंड लॉज ऑफ नेचर, है ना। इसी को थोड़ा सा और अच्छे से अंग्रेजी की भाषा में लिख देते हैं, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ लॉज एंड विच इज एक्सप्लेन द नेचुरल फेनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। सो लॉट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, आप अलग अलग इंग्लिश लैंग्वेज में बोल सकते हैं। नेचुरल फेनोमेना के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। हाँ, ये खत्म हो गया। एक्चुअली सुबह से ये दूसरा क्लास है, तो इससे पहले ही मैं क्लास लेके आ रहा हूँ, इसलिए सब डिस्चार्ज हो गया। कोई बात नहीं, आवाज तो आ ही रही होगी, स्लो आ रहा होगा पर ठीक है, जा रहा होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो लॉज, हाँ तेजी बोल रहा हूं मैं। तो ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये फिजिक्स, ये हम लोग नेचर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नेचर के आसपास, हमारे आसपास जो भी चीजें हो रही हैं उनके स्टडी के ही बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। ये हो गया फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स को देखिए, बहुत पहले इसको हम लोग नेचुरल फिलोसफी भी कहते थे। नेचुरल फिलोसफी इसलिए कहते थे क्योंकि ये नेचर के बारे में था, है ना। और पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं हुआ करता था, पहले एक ही ब्रांच था, नेचुरल फिलोसफी। फिर ये बाद में जैसे जैसे ये हेवी होते गया सिलेबस, मतलब रिसर्च होने लगे, इस पे डेवलपमेंट हुआ, तो इसके अलग अलग ब्रांच के नाम दे दिए गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बेसिकली ये सब अलग नहीं है, ये सब ज्वाइंट है। केमिस्ट्री और फिजिक्स में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना। केमिस्ट्री भी क्या है, वो भी लॉज ऑफ नेचर को ही एक्सप्लेन करता है। कौन सा एलिमेंट किसके साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, ये केमिस्ट्री है ना। और फिजिक्स भी क्या होता है, कौन सा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कौन ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, रुका है तो क्यों रुका है, इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, यही सब जो स्टडी होता है इसी को हम लोग बोलेंगे फिजिक्स को मेनली बोला जाए तो तीन चार पार्टों में डिवाइड कर सकते हो, है ना। जिनमें से एक पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स में भी तीन चार पार्ट है, हम लोग दूसरे के बारे में नहीं पढ़ेंगे। एक जो हम लोग को पढ़ना है वो है न्यूटोनियन मैकेनिक्स। इसको जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स। क्योंकि ये न्यूटन के द्वारा ही सब कुछ फ्रेम किया गया है, इसलिए इसका नाम है न्यूटोनियन मैकेनिक्स, है ना। बाकी और भी है, हैमिल्टन है, हैमिल्टन मैकेनिक्स अलग होता है, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, उसके बारे में हमें कोई मतलब नहीं है, जरूरत ही नहीं है जानने के बारे में। अब मैकेनिक्स किसको बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिक्स? ये आपके 11th का बोल सकते हो कि 80% पार्ट कवर कर लेगा मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स का मतलब होता है ब्रांच ऑफ फिजिक्स, branch of physics which deals with motion, force and energy।
ठीक है। मैकेनिक्स वो पार्ट है जो कि हमें मोशन, फोर्स एंड एनर्जी, इन तीनों के बारे में जो स्टडी करके देता है उसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स। करेक्ट। और यकीन मानिए यही तीन चीजें जिससे आपको पूरे फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम होगी, अगर होगी भी तो इन्हीं से होगी। पहला मोशन, दूसरा फोर्स और तीसरा एनर्जी। अगर कोई ऑब्जेक्ट के बारे में अगर आपको जानना है तो सबसे पहले उसके बारे में जानना पड़ेगा कि उसका पोजीशन क्या है, उसके पास वेलोसिटी कितना है। पोजीशन और वेलोसिटी अगर आप जान गए तो आप उसका मोमेंटम जान सकते हैं कि उसका इनर्शिया क्या है, इसका मोमेंटम क्या है। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के अगर फिजिकल फीचर के बारे में बात करें तो ये हमें बताएगा मोशन। ऑब्जेक्ट क्यों मोशन में है, क्यों रोटेट कर रहा है, इस पर कितने तरह के फोर्सेज लग रहे हैं, कब ये मोशन में होगा, कब ये मोशन में नहीं होगा, क्या वेलोसिटी चेंज होगा, क्या वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, ये सब हमें कौन बताएगा? फोर्स। अगर फोर्स लगेगा तो हो सकता है कि उसका वेलोसिटी चेंज हो जाए, उसका पोजीशन चेंज हो जाए, उसका लोकेशन चेंज हो जाए। तो लोकेशन क्यों चेंज हुआ, उसका वेलोसिटी क्यों चेंज हुआ, हुआ तो कितना हुआ, मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये सब हमें कौन बताएगा? फोर्स। और अगर फोर्स रेस्पॉन्सिबल है मोशन के लिए, अगर फोर्स उसके पोजीशन को चेंज कर रहा है, उसके वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, इसका मतलब कि वो क्या कर रहा है? उसके एनर्जी को चेंज कर रहा है। ठीक है। अगर बॉडी का पोजीशन चेंज हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगा, बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो गया तो उसका एनर्जी चेंज हो जाएगा। पूरे फिजिक्स में हम लोग यही करने वाले हैं, इनके बीच में रिलेशन। सबसे पहले तो हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स का एक ब्रांच है जिसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स, है ना। अब इसका हम लोग डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, इट इज ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी डील अबाउट ओनली मोशन। वी डील अबाउट ओनली मोशन इरेस्पेक्टिव ऑफ कॉजेस। हमें इसके कॉज से मतलब नहीं कि इस मोशन का कॉज क्या है, कौन सा फोर्स लगा, कितना फोर्स लगा, क्यों लगा, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोशन के बारे में स्टडी को ही हम लोग क्या बोलेंगे? काइनेमेटिक्स। ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि बॉडी का पोजीशन क्या होगा, बॉडी के पास वेलोसिटी कितना होगा, अगर मास दे दे तो इसका मोमेंटम कितना होगा, इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। बस यही सब, ये मोशन के बारे में हम लोग सब कुछ स्टडी कर लेंगे। ये 4-5 पॉइंट फिक्स्ड है जो आपको हर एक टॉपिक में पढ़ने को मिलेगा। मोशन के होल एंड पिट, ये सब कुछ काइनेमेटिक्स में आएगा। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन क्या होता है, ये सब कुछ आपको काइनेमेटिक्स में पढ़ने को मिल जाएगा। क्लियर। फोर्स आपको पढ़ने को मिलेगा स्टैटिक्स में, है ना। स्टैटिक्स में हम लोग फोर्स के बारे में सिर्फ स्टडी करेंगे। व्हेन वेलोसिटी इज 0, या बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है, एनर्जी इन दोनों का कंबाइंड है। इन दो एनर्जी के लिए कोई अलग से ऐसा नहीं बना, एनर्जी हर एक टर्म में आपको डिफाइन किया जाएगा। अब इसे स्टैटिक्स में है तो स्टैटिक्स में भी एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पोजीशन चेंज नहीं होते हैं, इसलिए उसका पोटेंशियल एनर्जी फिक्स्ड है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर एनर्जी का स्टडी नहीं करते। अदरवाइज ये मोशन में है, इसका पोजीशन चेंज होगा, इसका वेलोसिटी चेंज होगा, तो इसके स्टडी हम करेंगे, एनर्जी का भी स्टडी हम लोग करेंगे। ठीक है। और रह गई बात एनर्जी की, तो एनर्जी क्या करता है? इनके और इनके बीच में रिलेशन प्रोड्यूस करता है कि अगर फोर्स लगेगा तो मोशन कितना होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज हो जाएगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज हो जाएगा। इन दोनों के अलावा एक तो हो गया जो कि मोशन का स्टडी करता है, और एक हो गया जो कि जब ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रहेगा तो वहां पर उसके फोर्स के बारे में स्टडी करेगा। इन दोनों को कंबाइन करके एक ब्रांच बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक्स।
इसीलिए थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ये सब टर्म इस्तेमाल किया जाता है। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, branch of mechanics which deals with both motion and causes behind motion, तो ये ना सिर्फ आपके मोशन के बारे में स्टडी करेगा, ये उसके कॉज के पीछे, उसके पीछे जो भी फोर्स लग रहा होगा, जो भी उसका कारण होगा, उसको भी स्टडी करेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे डायनेमिक्स। जैसे थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या हो गया? अगर ऑब्जेक्ट जो मॉलिक्यूल्स है अगर वो मूव कर रहे हैं, किसके वजह से? टेम्परेचर के वजह से, हीट के वजह से, तो उसको हम लोग बोल दिया थर्मोडायनेमिक्स। अगर ऑब्जेक्ट दो चार्ज मूव कर रहे हैं आपस में ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आपस में जो उनका फोर्स लग रहा है उसके वजह से, तो उसको हम लोग बोल दिया इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, तो ये जो डायनेमिक्स है ये टर्म रिप्रेजेंट किया जाता है किसके लिए? मोशन एंड कॉजेज बिहाइंड मोशन, इसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं डायनेमिक्स। सो ओवरऑल अगर हम लोग कहें मैकेनिक्स के कितने पार्ट हैं, तो मैं बोल सकता हूं 3 अलग अलग। नेट पर अगर आप देखोगे तो आपको अलग अलग भी डिविजन इसको मिल सकते हैं, अलग अलग डिवाइड भी किया गया, पर नॉर्मली अगर मैं बोलूं ब्रॉडली इसको डिफाइन कर सकते हैं तो वो यही है, काइनेमेटिक्स, दूसरा स्टैटिक्स और तीसरा डायनेमिक्स। तो ये हम लोग काइनेमेटिक्स हम लोग अभी खत्म कर लेंगे। काइनेमेटिक्स में अगर मैं आपकी सिलेबस की बात करूं तो इसमें आ जाएगा 1D मोशन, 1D मोशन जिसको बोलते हैं 1 डायमेंशनल मोशन, और एक आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं 2D मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। सो 1D मोशन में तो एक ही चैप्टर है, 2D मोशन में फिर से 2 पार्ट आ जाते हैं। एक आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, और दूसरा पढ़ लेंगे हम लोग सर्कुलर मोशन, सो आने वाले 15-20 दिनों का आपका प्लान यही रहेगा ये। और ये जो स्टैटिक्स है इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ये पूरा स्टैटिक्स में चला जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा NLM, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो ये आपका आने वाले जो भी अगले 15-20 दिन या 1 महीना जो भी है, ये आपका चला जाएगा 1D मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन। अब इसमें से मैं आपको बता दूं कि आप मोस्ट ऑफ द पार्ट्स आप जानते हो, तो आपको करना क्या है, आप एक बार 9th और 8th के सिलेबस जो भी आप पढ़े हो, बुक होगा आपके पास, नोट्स होगा आपके पास, एक बार आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब आप जानते हो पहले से। मैं इस पर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, नॉर्मल मैं आपको बताऊंगा। इसका डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत है क्या? आप लोग बताइए, इस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत है क्या? आप लोग ये सब डेफिनेशन आप जानते हो, है ना? कुछ लोगों का कहना है हाँ, तो आप 9th के नोट्स को आप प्रेफर कर लीजिए, वहां से डिफिनेशन अलग नहीं है। आज भी डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन वही है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। सर तो इस पर हाँ जी सर 9th में जो डिस्प्लेसमेंट लिखा है वही एक बार रिवीजन कर लेंगे। हाँ, जो आपका पहले का डेफिनेशन है या मैं बताऊंगा सब, बस सिर्फ यहाँ पर जो मैं लिखता हूँ ना, ये जो टाइम वेस्ट करता हूँ इस पर लिखने में ताकि आप लोग लिख सको, वो मैं लिखूंगा नहीं, मैं आपको वो मैं डिक्टेट कर दूंगा कि ये ऐसा ऐसा पॉइंट है। फिर उसके बाद हम लोग जल्द से जल्द आ जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के ऊपर, क्योंकि डिफिनेशन बदलने वाला नहीं है। बदला क्या है तो सिर्फ न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल आपका थोड़ा टफ हो जाएगा। जो पहले का लेवल था और जो आज का लेवल है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का सिलेबस आने वाले 15-20 दिनों का। वो है सबसे पहला आ जाएगा 1D मोशन।
हाँ, मॉड्यूल में भी आपका डिफिनेशन है। मॉड्यूल में आप कोई भी जो बुक आप प्रेफर करते हो वहां पर आपको डिफिनेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं 1D मोशन। 1D मोशन समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि व्हाट इज मोशन। मोशन आप लोग पढ़े होंगे पहले भी 9th में, मैंने नहीं आपको पढ़ाया है। सो अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ व्हाट इज मोशन, आप ही बताइए। Sir, when a If body the changes body- its position from one place to another with respect to time or with respect to stationary objects is called motion. Good. So the change in position of an object with respect to a frame of reference, that is known as motion. If the body changes its position with time, then it is said to be motion. ओनली टाइम कहेंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल है। विथ रिस्पेक्ट टू अ बॉडी जरूर करिए, या विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ फ्लेवर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब यही टर्म के लिए मैंने ये बोला डेफिनेशन। सर 1D और 2D में क्या डिफरेंस है? बताता हूं थोड़ी देर के बाद उस पर आ जाते हैं। सबसे पहले मोशन समझ लेते हैं। देखिए, मोशन हम लोग तभी कहेंगे जब एक बॉडी अपने पोजीशन को चेंज करे। जैसे ए है, बी पॉइंट पर चला गया, तो यहां से यहां तक चला गया, इसका पोजीशन चेंज हो गया, तब हम लोग इसको बोलेंगे कि एक बॉडी मोशन में है। अब ये पोजीशन डिफाइन कैसे करेंगे? वेक्टर पढ़ाते समय मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो पोजीशन है ये दो मेथड से डिफाइन कर सकते हैं। पहला कि आपके पास कार्टेशियन मेथड है, आप इसके पोजीशन को x, y, z के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए। और दूसरा मेथड है कि आपका इसका डिस्टेंस पता है और x एक्सिस के साथ एंगल पता है, तो आप इसको r, थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। r, थीटा ये हो गया पोलर फॉर्म, और ये क्या हो गया? कार्टेशियन फॉर्म। यस नीति, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्सिस, इसको हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस और इसको हम लोग बोल सकते हैं वाई एक्सिस। हाँ रिया बोलिए। रिया कोई डाउट है? हाँ रिया, मैं वही बता रहा हूं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन आपको बताना है, जैसे कि आप लोगों ने डिफिनीशन में बताया, अभी आप लोगों ने डिफिनीशन में बताया था कि ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम विथ रेस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो टाइम तो ठीक है, टाइम के साथ में उसका पोजीशन चेंज करेगा तो मोशन में, लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहना जरूरी है। वो क्यों जरूरी है वो मैं इसके बाद बताता हूं। तो सबसे पहले कि चेंज इन पोजीशन पता करने के लिए आपको तो पता करना पड़ेगा कि उसका पोजीशन पहले क्या था, है ना। तो पोजीशन ऐसे ही तो नहीं बता सकते कि पहले यहां था अब यहां आ गया। ये छोटे डिस्टेंस के लिए ठीक है, लेकिन जब हम लोग डिस्टेंस स्पेस में बात करने लगेंगे, बड़े बड़े लॉन्ग डिस्टेंस की बात करने लगेंगे, तो आपको सबसे पहले उसका डिफाइन करना पड़ेगा एक कोऑर्डिनेट, जिसके रेफरेंस में आप बोल सकते हैं कि हाँ पहले यहां था फिर बाद में यहां चला गया। तो ये पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए दो तरीका। एक तरीका है कि आप कोऑर्डिनेट मेथड से रिप्रेजेंट कर दीजिए, दैट इज कि आप एक एक्सिस बना लीजिए, एक ओरिजिन को फिक्स कर दीजिए, एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट बना लिए, और करस्पॉन्डिंग एक्स डायरेक्शन में उसका पोजीशन क्या है, वाई डायरेक्शन में उसका पोजीशन क्या है, और जेड डायरेक्शन में उसका पोजीशन क्या है विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये हम लोग ड्रॉ कर लिए तो पोजीशन पता चल गया। दूसरा मेथड है कि उस पॉइंट का आपका डिस्टेंस ही पता है इस ओरिजिन के अबाउट, और ये कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ पता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पोलर कोऑर्डिनेट, इसको बोलेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। हाँ बताइए। रेस्ट में कैसे पता चलेंगे सर? हाँ जी, रेस्ट में कैसे पता चलेगा कि रेस्ट है बॉडी? अच्छा वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताएगा ना, वो तो हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताएगा, उस पर आते हैं थोड़ी देर में, वेट करिए। तो इस पॉइंट का अगर हमें पोजीशन पता चल गया तो नेक्स्ट पॉइंट बी पॉइंट का पोजीशन हमें पता करना पड़ेगा कि इसका पोजीशन क्या है। वंस अगेन यू हैव टू चॉइस, या तो आप कार्टेशियन में जाइए या तो आप पोलर में जाइए। हम लोग नॉर्मली कार्टेशियन फॉर्मेट को ही फॉलो करते हैं और यही फॉलो करेंगे क्योंकि ये थोड़ा समझना आसान है। हालांकि सबसे ज्यादा अगर साइंटिफिकली यूज किया जाने वाला अगर कोई कोऑर्डिनेट है तो वो है पोलर कोऑर्डिनेट।
क्योंकि जितने भी सैटेलाइट वगैरह जो भी प्रोजेक्ट होते हैं वो पोलर कोऑर्डिनेट से ही कोऑर्डिनेट किया जाता है, ठीक है। वहां पर एक्स वाई जेड एक्सिस हम लोग यूज नहीं करते, पर हाँ अभी के लिए हमारे लिए जो इस्तेमाल होता है वो सबसे ज्यादा एक्स वाई जेड होगा। अब अगर हम लोग पोजीशन फाइंड आउट कर लिए, ये हम लोग वेक्टर में पढ़ लिए हैं कि पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करना है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करना है, ये हम लोगों ने उसमें पढ़ लिया था वेक्टर में। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहने का मतलब ये हो गया कि आप कहां से बैठ करके देख रहे हो, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। और इस हाँ निधि सही है वो, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के वजह से ही फिजिक्स का दो बड़ा बड़ा डिवीजन हो गया। एक हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स, दैट इज मैकेनिक्स, और एक जो आइंस्टीन साहब ने जो बना दिया था पूरा एक नया थ्योरी, एक नया फिजिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिविस्टिक थ्योरी, है ना। रिलेटिविस्टिक थ्योरी ही ये बनता कहां से है? ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही बनता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या हो गया कि आप कहां से बैठ करके देख रहे हो, ये बताता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये मैंने बोला कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ने फिजिक्स को दो मेजर पार्ट में डिवाइड कर दिया, दैट इज मैकेनिक्स जो कि न्यूटोनियन फिजिक्स है, और दूसरा रिलेटिविस्टिक थ्योरी जो कि आइंस्टीन के द्वारा डेवलप किया गया, जहां पर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये हो गया कि एक ऑब्जेक्ट कहां से बैठ करके देख रहा है, इसी को हम लोग बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या बोल सकते हो कि एक ऑब्जर्वर जो चीजों के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप का होता है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनर्शियल, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनर्शियल, और दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल, है ना। इनर्शियल फ्रेम को हम लोग बोलते हैं नॉन एक्सेलरेटेड, नॉन एक्सेलरेटेड, और दूसरा जो नॉन इनर्शियल होता है इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेटेड। अब इसमें डिफरेंस समझिए कि ये मैं एक्सेलरेटेड और नॉन एक्सेलरेटेड किसको बोल रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप बैठे हुए हैं रोड के किनारे, है ना, और एक आदमी जो मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है, जो आपके पास से गुजर रहा है ना, अगल बगल से आपके पास गुजरने वाला, ये एक रोड है, और एक आदमी जो कि मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है, एक आदमी इस पे बैठा हुआ है, और आप बैठे हुए हैं कहीं यहाँ रोड के किनारे, है ना। ये रोड रेस्ट पे है ना, मतलब आप सरफेस पर खड़े हैं और ये आदमी एक्सेलरेट कर रहा है ना। और एक जो ऑब्जेक्ट है, एक जो ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर रखा हुआ है रोड के किनारे, यू कैन से दैट इट इज अ माइलस्टोन, जो कि रोड के किनारे रखा हुआ है ना। अब इस माइलस्टोन को दोनों आदमी देख रहे हैं, ये भी देख रहा है और ये भी देख रहा है। मान लीजिए इसका कुछ नाम दे देते हैं, ये A हो जाएगा और ये कुछ B हो जाएगा। अब इस माइलस्टोन को दोनों आदमी देख रहे हैं। ये आदमी जो रेस्ट में है, इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो इसको क्या लगेगा, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है ना। यस निधि, यू आर करेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट इस माइलस्टोन को देखेगा तो क्या लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है ना। और अगर ये आदमी जो मोटरसाइकिल से जा रहा था, अगर ये देखेगा तो उसको क्या नजर आएगा कि ये माइलस्टोन पीछे जा रहा है। अगर ये आगे की तरफ जा रहा होगा मोटरसाइकिल से, तो माइलस्टोन कैसा लगेगा, उसको पीछे जाते हुए नजर आएगा। ठीक है। अब यहां पर भी दो कंडीशन है, यहां पर भी दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि या तो इस बाइक का एक्सेलरेशन 0 हो जाए, या तो इस बाइक का एक्सेलरेशन 0 हो जाए, या इस बाइक के पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन हो।
केस नंबर 1 और केस नंबर 2। अब आप बताइए कि अगर इसका एक्सेलरेशन 0 होगा, इसका मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा होगा, तो ये ऑब्जेक्ट भी इसको कैसा दिखेगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से पीछे की तरफ आते हुए दिखेगा। इसमें किसी को डाउट है? ये पॉइंट क्लियर है? आसान है ये? कॉन्सेप्ट Yes, क्लियर sir. है। ठीक। सेकंड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें कि अगर ये बॉडी एक्सेलरेट हो रहा होगा, ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रहा होगा, तो ये ऑब्जेक्ट भी ए एक्सेलरेशन से पीछे की तरफ जाते हुए दिखेगा। क्या ये क्लियर है? Yes, sir. तो एक लॉजिक बताओ कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, क्या इसके ऊपर कोई नेट फोर्स है? No, sir. नहीं है, बट फिर भी इसके पास एक्सेलरेशन आ गया। Yes. आ गया ना? Yes, sir. इसका मतलब ये कौन से रूल को वायलेट कर रहा है? F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर फोर्स 0 हो गया तो एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए था। सर Yes. तो इसका अपना खुद का एक्सीलरेशन थोड़ा, इसका तो वर्चुअल एक्सीलरेशन लग रहा है जो बाइक से जा रहा है उसके ये कौन लिए। डिसाइड करेगा? क्या सर? ये कौन डिसाइड किया? सर ये तो मतलब उसका खुद का एक्सीलरेशन थोड़ा ही है जो कि फोर्स लाएगा। इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन फिक्स नहीं है ना। Yes. ये तो हम डिसाइड करेंगे, जो ऑब्जर्वर है वो डिसाइड करेगा कि इसका एक्सेलरेशन कितना है ना। अगर ट्रू मैं बात करूं कि ये जो पूरा फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये किसके लिए है? ये सिर्फ और सिर्फ ये जो आदमी जो बैठा हुआ है यहाँ पर ग्राउंड फ्रेम में, जो जमीन पर बैठा हुआ है, या एक वैसा आदमी जिसके पास एक्सेलरेशन 0 हो, उसके लिए, ये दोनों के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। आया ना? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये इस आदमी के लिए वैलिड है? No, sir. नहीं। क्यों? क्योंकि ये आदमी ने इसको एक्सेलरेशन में देखा है। ये आदमी बोल रहा है कि नहीं, ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, जबकि एक्चुअल में उस पर तो कोई फोर्स ही नहीं लगा। इसका मतलब न्यूटन साहब ने जो बोला कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, इस ऑब्जेक्ट के लिए तो वो वैलिड ही नहीं है ना। तो यहां से जो फिजिक्स है ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा तकलीफ प्रोवाइड करता है, वो है इनर्शियल एंड नॉन एक्सेलरेटेड। मतलब जो भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे या जो भी हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे, ये सब के सब किसके लिए होगा? सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम के लिए होगा। जो भी हमारा फॉर्मूला होगा ये हम किसके लिए पढ़ेंगे? इनर्शियल फ्रेम के लिए पढ़ेंगे। सो अगर क्वेश्चन आता है तो वहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन किया जाता है कि a body has acceleration a is equal to 2 meter per second square in inertial frame, या a body has acceleration 2 meter per second square in a non accelerated frame। तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये कौन सा नया वर्ड डाल दिया। इसका मतलब यही हो गया कि ये जो भी न्यूटोनियन मैकेनिक्स है ये पूरा का पूरा सिर्फ इसी फ्रेम में काम करता है। आई बात समझ में? ये पॉइंट क्लियर है? सबको क्लियर है ना? इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ Yes, sir. रेफरेंस। मतलब जो ऑब्जर्व करता है उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ बैठा हुआ है उसी को हम लोग बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है एक्सेलरेटेड और दूसरा हो सकता है नॉन एक्सेलरेटेड। टाइम हो गया क्या? टाइम हो गया, अभी लेफ्टिंग चालू हो गया है। चलिए ठीक है, तो ये हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मोशन के लिए मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। कल के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ मोशन एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब जो कुछ भी होगा ये कल के क्लास में खत्म हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। Right, sir. Bye, sir. बाय, थैंक यू। Thank you, sir. Yes, sir.